लैंगिक जनन की विधियां। जनन किसे कहते हैं? अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। और जनन की अलैंगिक विधियों को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती थी। आज हम जनन की दूसरी विधि पढ़ने वाले हैं, जो है जैविक प्रक्रम जनन, जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन को हम पढ़ने वाले हैं। लैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें दो विपरीत लिंग के जनक, है ना, दो विपरीत लिंग के जनक अर्थात नर और मादा या मेल एंड फीमेल आपस में मिलकर नई संतति का निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। जनन की दूसरी विधि है जिसके अंतर्गत मेल और फीमेल या नर और मादा दो जनक जो होते हैं, दो पेरेंट्स भाग लेते हैं और एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया कहलाती है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन की क्रिया विधि को समझने से पहले कुछ चीज़ों को, कुछ परिभाषाओं को हम याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं, फिर लैंगिक जनन की क्रिया विधि को अच्छे से हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं युग्मक। युग्मक किसे कहेंगे? जनन कोई भी जीव के जनन अंगों में बनने वाली अगुणित कोशिकाएं युग्मक कहलाती हैं। माने जो भी मेल एंड फीमेल जीव हैं, उनके जनन अंगों में बनने वाले जो युग्मक कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं होती हैं, उनसे नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जनन अंगों में बनने वाली अगुणित कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? युग्मक कहलाती हैं। अगुणित माने हैप्लॉइड और द्विगुणित माने डिप्लॉइड। डिप्लॉइड माने कि दुगुनी संख्या में गुणसूत्र की उपस्थिति। हम जानते हैं, पिछली कक्षाओं में कोशिका और गुणसूत्र और केंद्रक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कोशिका के अंदर इस तरह से ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर में इस तरह से गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। तो मनुष्यों में कितनी होती है? उदाहरण लेकर हम समझ सकते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो इसको हम कहते हैं द्विगुणित संख्या, 2n। ठीक है। और यही संख्या यदि आधी हो जाती है, n हो जाती है, मतलब 23 हो जाती है, तो ये क्या कहलाएगा? अगुणित संख्या। तो नर कोई भी जनन अंगों में बनने वाली अगुणित कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? युग्मक कहलाती हैं। नर जनन अंगों में बनने वाली अगुणित कोशिका क्या कहलाएगी? नर जनन अंग में, नर के या मेल के जनन अंग में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनने वाली हैप्लॉइड सेल क्या कहलाती है? स्पर्म कहलाती है या शुक्राणु कहलाता है। और फीमेल के जनन अंगों में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनने वाला जो अगुणित कोशिका या हैप्लॉइड सेल है उपस्थित है, अगुणित कोशिका को क्या कहेंगे हम? हैप्लॉइड कहेंगे। तो अगुणित कोशिका या हैप्लॉइड सेल उपस्थित है, वो क्या कहलाता है? अंडाणु कहलाता है। और तो ये युग्मक का परिभाषा क्या हो जाएगा? जनन अंगों में बनने वाली अगुणित कोशिकाएं युग्मक कहलाती हैं। और द्विगुणित किसे कहेंगे? जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है या दोहरी होती है। और जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, उनको कहते हैं अगुणित कोशिकाएं। तो जनन अंगों में बनने वाली अगुणित कोशिकाएं युग्मक कहलाती हैं। और नर जनन अंग की अगुणित कोशिका नर युग्मक कहलाती है और मादा जनन अंग की गुणित कोशिका अंडाणु कहलाती है। मादा युग्मक या अंडाणु कहलाती है। और नर जनन अंग का जो युग्मक है वो क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। तो इसको विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे, पहले देख लीजिए। उसके बाद आता है युग्मनज या जाइगोट। जाइगोट किसे कहेंगे? नर युग्मक। अभी हम क्या पढ़े थे? इसमें युग्मक पढ़े थे, नर युग्मक और अंडाणु और मादा युग्मक। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु पढ़े थे। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के संलयन से बनने वाली द्विगुणित कोशिका को युग्मनज कहते हैं। अभी हम क्या पढ़े थे कि ये गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो इसको अगुणित कोशिका को हम कहते हैं शुक्राणु और अंडाणु, है ना, या युग्मक कहते हैं। अब इन दोनों के संलयन या फ्यूजन से जो कोशिका का निर्माण होता है वह कहलाता है जाइगोट या युग्मनज। तो ये युग्मनज या जाइगोट कैसा होता है? द्विगुणित होता है। अर्थात क्या होगा इसमें? 2n, द्विगुणित। द्विगुणित कितना हो जाएगा? मान लीजिए इसमें नर और मादा के जनन अंगों में बनने वाले शुक्राणुओं की गुणसूत्रों की संख्या 23 है और अंडाणुओं की गुणसूत्रों की संख्या 23 है। तो 23 और 23 फिर से मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे? 46 गुणसूत्र वाले एक सामान्य जीव का निर्माण कर लेंगे। तो इस तरह से ये क्या कहलाया? नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के संलयन से बनने वाली द्विगुणित कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज या जाइगोट कहलाती है।
ठीक है, तो इंग्लिश में भी हम लिख लिए हैं यहाँ पर, इसको आप देख के समझ सकते हैं। दूसरा है, तीसरी परिभाषा है निषेचन। नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। इस तरह से मेल गैमेट या नर युग्मक शुक्राणु तथा फीमेल गैमेट या मादा युग्मक अंडाणु के संलयन के फलस्वरूप संलयन की या मिलने की जो क्रिया होती है उसको संलयन बोलते हैं। तो संलयन की क्रिया कहलाती है जाइगोट निषेचन। ठीक है, संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। अब आता है एक लिंगी जीव किसे कहते हैं। तो इस तरह से लिंगों की उपस्थिति के आधार पर जीव कुल मिलाकर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक लिंगी जीव और दूसरा होता है द्विलिंगी जीव। तो एक लिंगी जीव किसे कहेंगे? यूनिसेक्सुअल, उसी को इंग्लिश में यूनिसेक्सुअल कहते हैं, और द्विलिंगी जीव को बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो एक लिंगी जीव ऐसा जीव जिसमें केवल एक ही जनन अंग उपस्थित हो तो वो क्या कहलाते हैं? एक लिंगी जीव कहलाते हैं या यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं। द्विलिंगी जीव किसे कहेंगे? ऐसे जीव जिनमें नर तथा मादा दोनों ही जनन अंग उपस्थित हों तो वो क्या कहलाता है? वह जीव क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। यानी कि एक ही शरीर में मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन उपस्थित हों तो वो कहलाते हैं द्विलिंगी जीव कहलाते हैं या बाइसेक्सुअल कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं। स्पर्म किसे कहेंगे? नर युग्मक को क्या कहते हैं? हम स्पर्म कहते हैं। और फीमेल यानी कि मादा युग्मक या फीमेल के गैमेट्स को कहा जाता है अंडाणु या ओम कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषाएं। अब हम इसकी क्रिया विधि या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो क्रिया विधि है या मैकेनिज्म है कैसा है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, नर है मेल और फीमेल, इनके गुणसूत्रों की संख्या केंद्रक में कितनी होती है? 46 होती है। इनके जननांगों में अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। एक शब्द यहाँ पर और आ गया, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या मियोसिस जिसको कहा जाता है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं में विभाजन का वह प्रकार जिसमें कोशिका विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। पहले कितनी थी गुणसूत्र की संख्या? 46 थी। हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लेकर पढ़ रहे हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 46 थी। उसको 2n बोलते थे। अब इसमें गुणसूत्रों को में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप गुणसूत्र कैसे हो गए? 23 में गुणसूत्र कितना बन गया? इसमें 23 हो गया अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप। मतलब इसकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। तो इस प्रकार की कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? नर की कोशिकाओं में जनन अंगों में शुक्राणु का निर्माण हुआ। और यह शुक्राणु जो होता है वो इसमें गुणसूत्रों की संख्या केंद्रक में आधी होती है। उसी तरह से मादा जनन अंगों में देखिए अंडाणु का निर्माण हुआ। जनन अंगों में 46 गुणसूत्र थे पहले, 46 से फिर उनकी कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन हुआ। इस तरह से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई और ये 23 गुणसूत्र आ गए अंडाणु में। इस तरह से अब दोनों अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर 23 गुणसूत्र वाले आपस में मिलकर फिर से क्या बनाते हैं? युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या फिर से कितनी हो गई? द्विगुणित हो गई, 46 हो गई। और इसके फलस्वरूप इन कोशिकाओं में, इन जाइगोट्स में, इस कोशिका में बारंबार विभाजन होता है और जिसके फलस्वरूप क्या निर्माण होता है? संतति या नए जीव का निर्माण होता है। संतति या नए जीव का निर्माण होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फंक्शनिंग है। तो इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ये परिभाषाओं को तो आप याद ही कर लीजिए। निषेचन किसे कहते हैं, युग्मक किसे कहते हैं, युग्मनज किसे कहते हैं, द्विलिंगी जीव और एक लिंगी जीव में अंतर बताइए, शुक्राणु और अंडाणु में अंतर बताइए। तो शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है, माने मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो अब इसमें स्ट्रक्चर के आधार पर भी हम देखते हैं कि स्पर्म जो होता है या शुक्राणु आकार में छोटा होता है। ठीक है, ये स्पर्म या शुक्राणु आकार में कैसा होता है? छोटा होता है, जबकि अंडाणु आकार में बड़ा होता है। इसमें देखिए शुक्राणु जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, हेड, मिडिल पीस और टेल। सिर, मध्य भाग और पूंछ 3 भागों में बटा हुआ है। तो उसके कारण इसमें पूंछ पाया जाता है। और ये क्या होते हैं? चल होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं? चल होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। ये अधिक क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं।
शुक्राणु चल या सक्रिय होते हैं, जिसके किसके लिए, इसमें उसके सीमेन में या शुक्राणु द्रव में तैरते रहते हैं, इसलिए उनको तैरने के लिए या सक्रियता के लिए इनमें क्या पाया जाता है, पूंछ पाया जाता है। तो शुक्राणु क्या होते हैं, चल होते हैं या सक्रिय होते हैं, और अंडाणु क्या होते हैं, अचल होते हैं या अक्रिय होते हैं। इसको लिख लीजिए, अंडाणु कैसे होते हैं, अचल या अक्रिय होते हैं। और ये बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, लाखों की संख्या में बनते हैं, जबकि ये एक बार में एक उसमें महावारी जब होती है तो एक बार में केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है और शुक्राणु बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। तो ये संख्या में अधिक और ये संख्या में केवल एक होता है। ये आकृति में क्या है, हेड, मिडिल पीस और टेल में बटे हुए हैं, जबकि इसकी आकृति कैसी है, गोल है। ठीक है, तो ये अंडाणु और शुक्राणु की संरचना और उसमें अंतर भी समझ सकते हैं। और दोनों के फ्यूजन के फलस्वरूप जो है वो कौन सी प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होती है। तो ये हो गया बेसिक बात जो है लैंगिक जनन से रिलेटेड। इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को मियोसिस या रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं, जिसके फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। उसी तरह से समसूत्री एक और कोशिका विभाजन आता है, समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ठीक है, जो कोशिकाएं बनती हैं इनके फलस्वरूप उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो आगे जाइगोट में जो भी कोशिका विभाजन होगा या युग्मनज में कोशिका विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप संतति या नए जीव की निर्माण होगा, तो यह कहलाता है समसूत्री कोशिका विभाजन। मान लीजिए ये जाइगोट है या कोशिका है, तो ये बारंबार विभाजित होगा और विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं। और ये ऊतक जो है वो एक एक प्रकार के ऊतक जो है एक जगह इकट्ठा होकर एक अंग का निर्माण करते हैं और विभिन्न अंग धीरे धीरे फिर विकसित होते जाते हैं और वो अंग फिर उससे विभिन्न अंगों से बना मिला हुआ एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन की क्रियाविधि और उससे संबंधित जो शब्दावली है उनका परिभाषा।